मैं नरेंद्र राजपूत, केमिस्ट्री लेक्चरर, आपको लाइव क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ पी ब्लॉक की। ये पार्ट नंबर 5 वीडियो रहेगी, मतलब 5वें वीडियो रहेगी 5वें नंबर की। आप लाइव क्लास में जुड़िए और पी ब्लॉक चैप्टर को पढ़िए इंटरेस्टिंग तरीके से। ये 5वें नंबर की वीडियो है। आज हम इस वीडियो में बहुत कुछ आपको बताना चाहेंगे। पी ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं उनको बताना चाहेंगे। आप अच्छी तरह से इस लाइव क्लास से जुड़िए और इस लाइव क्लास को पूरा देखिए। इसमें से आपको बहुत कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो जल्दी से जल्दी लाइव क्लास में आ जाइए फटाफट। मैं लाइव क्लास तुरंत स्टार्ट करने वाला हूँ, फटाफट लाइव क्लास में जुड़ जाइए। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला। वो क्वेश्चन पहला आपको क्या व्यक्त कर रहा है आपके पास, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताएं। किसी भैया पर इसका आंसर आता है कि प्रशीतक के रूप में NH3 का प्रयोग करते हैं, PH3 का नहीं। NH3 अमोनिया का प्रयोग प्रशीतक के रूप में क्यों करते हैं? प्रशीतक का मतलब होता है ठंडा करने में, तो ठंडा करने में अमोनिया का प्रयोग ही क्यों करते हैं? PH3 फॉस्फीन का नहीं करते, क्यों? सीधा सा कारण है, अमोनिया में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। द्रव अमोनिया जो होती है उसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। द्रव अमोनिया में हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण इसका प्रयोग प्रशीतक के रूप में करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? द्रव NH3 में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने से, हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने से अमोनिया का उपयोग प्रशीतक के रूप में करते हैं। अमोनिया का उपयोग प्रशीतक के रूप में करते हैं, प्रशीतक के रूप में करते हैं। ठीक है, फॉस्फीन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है, इसलिए उसका प्रयोग प्रशीतक के रूप में नहीं करते हैं। ओके, तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम पड़ गया होगा कि प्रशीतक के रूप में NH3 का प्रयोग करते हैं, PH3 का नहीं। NH3 को अमोनिया कहते हैं, PH3 को फॉस्फीन कहते हैं। तो फॉस्फीन का उपयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि फॉस्फीन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, गैस के रूप में पाया जाता है, जबकि PH3 फॉस्फीन में H बंध अनुपस्थित होने से गैस के रूप में पाया जाता है, गैस के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये रीजन है कि अमोनिया, द्रव अमोनिया में हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण प्रशीतक के रूप में उसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बंध पाए जाने से वह द्रव के रूप में रहता है। दूसरा क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन है कि H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, क्यों? तो सब इसका आंसर समझ जाएंगे कि जो द्रव अवस्था में है उसमें साधारण सा आपका आंसर रहेगा हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन कॉमन अगर बोर्ड एग्जाम आए तो आप उसका आंसर यही देना कि H2O द्रव है इसलिए क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए H2O द्रव है। ठीक है, H2O द्रव क्यों है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। H2O द्रव इसलिए है क्योंकि इसमें अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, कौन सा? अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने से द्रव अवस्था में
संगुणित हो जाता है। कौन सी अवस्था में संगुणित हो जाता है? द्रव अवस्था में संगुणित हो जाता है, ये रीजन है। तो द्रव अवस्था में ही संगुणित हो जाता है, इसलिए ऐसा हुआ। H2O द्रव इसलिए है क्योंकि इसमें अंतराणु का हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने से द्रव अवस्था में ही संगुणित हो जाता है। ओके, तो देखिए लाइव क्लास में सम्मिलित होने वाले नवीन सर, आपकी जय हो। आप मेहनत करते हैं खूब, आपका चैनल भी बहुत ग्रो कर रहा है, आप सफल हों अपनी कामयाबी में। लाइव क्लास में जुड़ने वाले सभी विद्यार्थी शेयर कर दें इसको। तीसरा क्वेश्चन देखिए, केवल निम्न की उपस्थिति में, ये क्वेश्चन पीएमटी में आया हुआ है, पीएमटी और आईआईटी दोनों में आया हुआ है, जी मेंस कहते हैं जिसको, आईआईटी उसमें आया हुआ है। केवल निम्न की उपस्थिति में क्लोरीन व्यंजक का कार्य करती है। किसकी उपस्थिति में क्लोरीन व्यंजक का कार्य करती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल निम्न की उपस्थिति में क्लोरीन व्यंजक का कार्य करती है, तो व्यंजक का कार्य किसकी उपस्थिति में करती है? शुष्क वायु, नमी, सूर्य का प्रकाश, शुद्ध O2। बताइए चारों ऑप्शन में से बताइए किसकी उपस्थिति में वह व्यंजक का कार्य करती है। तो देखिए नमी की उपस्थिति में क्लोरीन व्यंजक का कार्य करती है। ऐसा क्यों होता? क्या है, नमी की उपस्थिति में क्लोरीन जब अभिक्रिया करती है, क्लोरीन नमी में क्या होता है? जल होता है, तो जल से अभिक्रिया करके क्लोरीन नवजात ऑक्सीजन देती है। क्या देती है? नवजात ऑक्सीजन देती है। क्लोरीन जल के साथ अभिक्रिया करके नवजात ऑक्सीजन देती है। क्या देती है? नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, तो नमी के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन नवजात ऑक्सीजन देती है, और नवजात ऑक्सीजन क्या करती है? किसी रंगीन वनस्पति, कपड़े इत्यादि के रंग को हटा देती है। ठीक है, ये जो नवजात ऑक्सीजन है किसी रंगीन कपड़े, वनस्पति, हरे पेड़ पौधे, कलर्ड जो वस्तुएं हैं उनके कलर को हटा देती हैं, ये नवजात ऑक्सीजन। इसलिए ध्यान रखना कि क्लोरीन व्यंजक का कार्य नमी की उपस्थिति में ही करती है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमी की उपस्थिति में क्लोरीन नवजात ऑक्सीजन देती है। नवजात ऑक्सीजन हरे पेड़ पौधे हैं, जो कलर्ड वस्तुएं हैं, उन सबके कलर को उड़ा देती है। ओके, तो लाइव क्लास में सम्मिलित होने वाले नवीन सर, सूरज बोद्दा, अमन शर्मा, एसके इंस्टीट्यूट भाई सद्दाम सर, प्रदीप सिंह, आप सबका हार्दिक स्वागत। एसके इंस्टीट्यूट सद्दाम सर, आप बहुत आगे बढ़ेंगे, आपका चैनल बहुत ग्रो कर रहा है, आप ऐसे ही मेहनत करो। आप हमारे प्री स्टूडेंट्स में से हैं, हम कह रहे हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ें ऐसे ही। तो देखिए ये मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आईआईटी और पीएमटी दोनों में आ चुका है क्वेश्चन। तो ध्यान, क्लोरीन नमी की उपस्थिति में व्यंजक का कार्य करती है, तो उसका मुख्य कारण क्या है कि क्लोरीन नमी की उपस्थिति में नवजात ऑक्सीजन देती है, और नवजात ऑक्सीजन जो देती है वह रंगीन पेड़ पौधे, कलर्ड जो वस्तुएं हैं उनके रंग को उड़ा देती है। ठीक है, O3 गैस का मात्रात्मक आकलन कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सीजन वो ओजोन गैस है, ओजोन गैस का मात्रात्मक आकलन क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे करेंगे? तो देखिए इसका मात्रात्मक आकलन करने के लिए O3 गैस को बोरेट बफर जिसको वह प्रतिरोधी विलयन कहते हैं, जिसका पीएच 9.2 है, उस बोरेट बफर में ओजोन गैस को प्रवाहित कर देते हैं, और साथ में ही पोटेशियम आयोडाइड का विलयन होता है। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के विलयन और बोरेट बफर, इन दोनों के विलयन में ओजोन गैस प्रवाहित कर देते हैं। ओजोन गैस प्रवाहित करने से उसमें से आयोडीन मुक्त होती है, और ये जो आयोडीन मुक्त हो रही है, यह आयोडीन सोडियम थायोसल्फेट, जिसको हाइपो विलयन कहते हैं, के विलयन में, मानक विलयन में इसको प्रवाहित करते हैं, जिससे ओजोन गैस का मात्रात्मक आकलन हो जाता है। ओके, तो ओजोन गैस का मात्रात्मक आकलन करने का ये तरीका है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन गैस का मात्रात्मक आकलन करने का ये तरीका है, एक बार फिर समझ लो। बोरेट बफर विलयन वह प्रतिरोधी विलयन है, इसको कैसे बनाते हैं? बोरेट बफर को Na3BO3
प्लस H3BO3, इन दोनों से मिलकर के बोरेट बफर विलयन बनाते हैं। Na3BO3 सोडियम बोरेट बोलते हैं और H3BO3 जिसको बोरिक अम्ल बोलते हैं, दोनों से बोरेट बफर विलयन बना देते हैं। ठीक है, और इन दोनों से बना हुआ बोरेट बफर विलयन जिसकी pH 9.2 होती है, फिर उसमें Ki पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिला देते हैं। इन दोनों के विलयन में ओजोन गैस प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे क्या होता है, आयोडीन गैस मुक्त होती है। और आयोडीन गैस जो मुक्त होती है वो सोडियम थायोसल्फेट हाइपोविलयन मानक विलयन के मापन में प्रयुक्त होती है। यानी उसमें ओजोन गैस, वो आयोडीन गैस जो निकली वह आयोडीन गैस इस सोडियम थायोसल्फेट के विलयन में प्रवाहित कर देते हैं। उससे आयोडीन का, उससे क्या होगा, ओजोन गैस का क्या हो जाता है, मात्रात्मक आकलन हो जाता है। हाँ, वेरी वेरी नाइस। कैरियर क्लासेस धौलपुर, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ें और बहुत प्रोग्रेस करें, यही हमारी दिल से तमन्ना है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ क्वेश्चन 4 तक पढ़ा चुका, इसके बाद मैं आगे आपको बताता हूं। इसको नोट करिएगा फटाफट। जैसे ही आपने नोट कर लिया हो मुझे बता दें, फिर आगे चलूं। बिल्कुल बिल्कुल, सद्दाम जी आप भी केमिस्ट्री सीखिए और आप बहुत ग्रो करेंगे, अपने चैनल को बहुत आगे बढ़ाएंगे। आपका बढ़िया चैनल चल रहा है, हमारा आशीर्वाद है, आप बहुत ग्रो करें, आप आगे बढ़ें और सभी विद्यार्थियों को इंग्लिश में अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाएं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ओजोन गैस का आपको अनुनादी संरचना बनानी है ओजोन गैस की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, O3 गैस की अनुनादी संरचना बनाइए। तो देखिए, ओजोन गैस की अनुनादी संरचना बनाने का तरीका ये है कि इसमें O3 में 3 ऑक्सीजन हैं, तो O और O के बीच में डबल बॉन्ड लगा लेंगे और तीसरा जो ऑक्सीजन है, यहाँ हम देखेंगे कि इस ऑक्सीजन के बायसंयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस ऑक्सीजन के बायसंयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो यहाँ इस ऑक्सीजन के बायसंयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ हमने ऐसे लगा लिए। अभी इसका अष्टक पूर्ण नहीं है, लेकिन फिलहाल यहाँ इसका अष्टक पूर्ण हो रहा है। ठीक है, इस ऑक्सीजन का 2 और 2 4, और इस बॉन्ड में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ इसका भी अष्टक पूर्ण हो रहा है और इसका भी अष्टक पूर्ण हो रहा है। क्यों? कि ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन जो थे, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, सबको मालूम है। ठीक है, सबको मालूम है कि ऑक्सीजन की संयोजकता 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 होगी, तो 2 के अनुसार ये बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, इस तरह से ऑक्सीजन ने, दोनों ऑक्सीजन ने ये डबल बॉन्ड बना लिया। लेकिन ये ऑक्सीजन अगर यहां से दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहां पर ऐसे दान कर दे, तो इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, होता क्या है कि इस ऑक्सीजन का देखिए, अपनी संयोजकता के अनुसार इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए इस ऑक्सीजन ने,
6 में से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कितने रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गए। ऐसे इस ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। लेकिन इस ऑक्सीजन ने अपने पास ही 6 इलेक्ट्रॉन रखे, 2 इलेक्ट्रॉन इसको और जरूरत है क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आप ऐसे बना देते ऐसे, तो ये ऑक्सीजन की संयोजकता यहाँ 4 हो जाती, ये गलत हो जाता। इन दोनों का तो सही हो जाता लेकिन ये गलत हो जाता। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक संयोजक बंध लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दान करने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा कि इस ऑक्सीजन की ओजोन की जो संरचना होगी वो इस तरह से बनाएंगे। ऐसे यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां से दान करके यहां आ गए, तो इस ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है तो माइनस आ जाएगा। इस ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके दान कर दिए तो बीच में आ गए ये, और बीच में आ गए तो कहने का मतलब ये है कि इस पर तो धनावेश आएगा, इस पर ऋणावेश। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस अनुनादी संरचना में प्रत्येक ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण हो रहा है। ठीक है, इसमें अष्टक पूर्ण यहां पर देखिए, यहाँ ऐसे ये गलत हो जाएगा, ये बीच वाली ऑक्सीजन है, 4 संयोजकता हो जाएंगी, 2 और 2 4, इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड ना आकर के उप संयोजक बंध लगाना पड़ेगा। उप संयोजक बंध में यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दान कर दिए जाएंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दान कर दिए जाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक बार फिर समझें, ऑक्सीजन का बाह्य उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजकता कितनी होती है, 2। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले गए। ऑक्सीजन के पास कितने रह गए, 6 में से 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास रह गए। ऐसी दूसरी ऑक्सीजन ने भी क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इधर बंध बनाने के लिए दे दिए 6 में से, और 4 इसके पास रह गए शेष। लेकिन जो तीसरी ऑक्सीजन है उसने किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, 6 के 6 इसके बाह्य को उसमें है। अब क्या है, इसको अष्टक पूर्ण करना है, तो अष्टक पूर्ण करने के लिए यहां से दोनों इलेक्ट्रॉनों को दान कर देता है। ठीक है, तो देखो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके यहां पर आ गए। अब इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 6 ही हो गए, तो अष्टक पूर्ण हो गया। ऐसे ही यहाँ इस ऑक्सीजन के देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और इस बंध में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, और इस बंध में भी 2 है। तो देखिए 2 2 4 और 2 6 और 2 8, इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया, इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया, और इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया। तो लुईस कौशल के अनुसार अष्टक पूर्ण होना चाहिए पहले तो इनका। ठीक है, तो अष्टक पूर्ण हो गया तो इसके अनुसार अनुनादी संरचना बनेगी। तो अब देखिए इसकी अनुनादी संरचना हम बताते हैं, तो अनुनादी संरचना इसके अकॉर्डिंग यहाँ बनानी है आपको। अनुनादी संरचना ऐसे ऐसे अनुनादी संरचना बनानी होगी। पहली अनुनादी संरचना तो ये होगी -A+। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो अनुनादी संरचना होगी इसकी ओजोन की, ये रहेगी। ये यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे। ठीक है, तो इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास इस तरह से ऋणावेश आ जाएगा, चाहे इस ऋणावेश को मैं यहां लगा दूं। ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन वैसे ही बने रहेंगे यहाँ प्लस, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और इस ऑक्सीजन पर इस तरह से ये व्यवस्था हो जाएगी। तो देखिए ये अनुनादी संरचना रहेगी ओजोन की। ओके, ओजोन की अनुनादी संरचना ये रहेगी। ओके, इसको नोट करिए, बनाइए ओजोन की अनुनादी संरचना को। हाँ, सभी विद्यार्थी एसके इंस्टीट्यूट बाई सद्दाम सर का चैनल सब्सक्राइब करें, इंग्लिश में बहुत अच्छी मेहनत कराते हैं। बिल्कुल, उम्मीद है सब विद्यार्थी सद्दाम सर के एसके इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। अब देखिए ओजोन की यहाँ पर मैंने अनुनादी संरचना ये बताई, तो ओजोन की अनुनादी संरचना आपको समझ में आ गई होगी, आपने लिख लिया होगा। तो हम आगे चलें। माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें बेटा। आप इसको जल्दी से जल्दी नोट करिए, फिर आगे मैं चलता हूं। हमारे भाई नवीन सर का भी चैनल है, बाबूदेव स्टडी, सबका मिक्स वीडियो।
उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, सुपरसोनिक जेट विमानों के निकास तंत्र से कौन सी गैस निष्कासित होती है जो ओजोन मंडल को दिनों दिन नष्ट कर रही है? NO गैस, NO2, N2O, N2O5। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी गैस है वो सुपर सोनिक जेट विमानों में से निकलती है और वह दिनों दिन किसको नष्ट कर रही है? ओजोन मंडल को नष्ट कर रही है। तो इन चारों में से कौन सी गैस है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO, नाइट्रिक ऑक्साइड NO गैस है, ये नष्ट कर रही है किसको? ओजोन मंडल को दिनों दिन नष्ट कर रही है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है? ओजोन को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और O2 गैस में बदल देती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, ये क्या करती है? ओजोन को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और O2 गैस में बदल देती है, इस तरह से अभिक्रिया कर देती है। तो इसलिए ये नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन मंडल को क्या कर रही है? नष्ट कर रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ओजोन प्रबल ऑक्सीकारक है क्यों? ओजोन प्रबल ऑक्सीकारक है क्यों? क्योंकि ओजोन में से निष्कासित जो नवजात ऑक्सीजन है वो बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होती है और वो हर किसी पदार्थ का आसानी से ऑक्सीकरण कर देती है। ओजोन के विघटन से नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यह नवजात ऑक्सीजन किसी भी यौगिक का आसानी से क्या कर देती है? ऑक्सीकरण कर देती है। ठीक है। जैसे यहाँ नवजात ऑक्सीजन है, ये 4 नवजात ऑक्सीजन इसके पास आएंगे, इसको लेड सल्फेट में बदल देती है। ठीक है। तो इसका रीजन ये है कि इसके विघटन से नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होती है, इसलिए ये प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करती है।
हाँ जी। इसके बाद हम 17 वर्ग का अध्ययन करते हैं, 17 वर्ग। अब बात करते हैं 17 वर्ग, 17 वर्ग जिसको बोलते हैं हैलोजन परिवार। हैलोजन परिवार, 17 वर्ग हैलोजन परिवार में कौन कौन से तत्व हैं? फिर कल बाहर आई आंटी की टी शर्ट, फिर कल बाहर आई आंटी की टी शर्ट। ठीक है, ये ट्रिक्स है। इसमें एफ का नाम है फ्लोरीन, 9 परमाणु क्रमांक है इसका। क्लोरीन का 17 है और ब्रोमीन का यहाँ 35 है, आयोडीन का 53 है और यहाँ पर इसका 117 है और इसका 85 है। ठीक है, इस तरह से इनके परमाणु क्रमांक हैं। फिर कल बाहर आई आंटी की टी शर्ट, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और टिन्नेसीन। इसे टीएस का नाम है टिन्नेसीन, टिन्नेसीन। ओके, और एटी का नाम है एस्टेटीन। ये दोनों ही रेडियोधर्मी है। इसमें एटी और टीएस ये दोनों ही क्या है? रेडियोधर्मी है, रेडियोधर्मी। ओके, बाकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये रेडियोधर्मी नहीं है। अब देखेंगे इनको हैलोजन परिवार क्यों कहते हैं। हैलोजन का मतलब होता है लवण बनाने वाले, ये यौगिक होते हैं। ये लवण बनाने वाले तत्व होते हैं, यानी लवणों का निर्माण करते हैं। हैलोजन का मतलब है लवण बनाने वाले तत्वों से। ओके, अब देखेंगे कि यहाँ इनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो कौन कौन से बनते हैं, उनको हम यहाँ बताते हैं। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन, कम इलेक्ट्रॉन बंधुता होते हुए भी प्रबल ऑक्सीकारक है, क्यों? F2। देखिए, बाकी जो इसके जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, जो फ्लोरस्पार है, क्रायोलाइट है, ठीक है, इन सब की मैंने आपको क्वेश्चंस पहले ही लिखा दी हैं। जैसे फ्लोरस्पार है, महत्वपूर्ण जो ये लवण बनते हैं इससे कौन कौन से? फ्लोरस्पार, CF2, इसको फ्लोरस्पार बोलते हैं। ठीक है, ये फ्लोरीन से बनने वाला यौगिक है, ये महत्वपूर्ण है। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट Na3AlF6, ये क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट। ठीक है, ये महत्वपूर्ण यौगिक है। ओके, फ्लोरीन यौगिकों से बनने वाला ये यौगिक है क्रायोलाइट Na3AlF6। ये अत्यंत महत्वपूर्ण यौगिक हैं जो इससे बनते हैं। इसके बाद कार्नेलाइट मैंने बता दिया, इंडियन साल्टपीटर बता दिया। ठीक है, कार्नेलाइट का सूत्र आपको हमने बताया था, वो क्या था? KCl.MgCl2.6H2O, ये कार्नेलाइट है, कार्नेलाइट। ठीक है, ये महत्वपूर्ण यौगिक बनेंगे क्लोरीन वाले परिवार से, क्लोरीन वाले परिवार से, यानी हैलोजन परिवार से। अब बात करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Cl2 की इलेक्ट्रॉन अवधि एंथैल्पी सबसे अधिक ऋणात्मक होती है, क्यों? सबसे अधिक ऋणात्मक होती है क्यों? Cl2 यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे अधिक ऋणात्मक होती है, क्यों? ठीक है, यहां तक कि फ्लोरीन से भी अधिक होती है। इसका क्या रीजन है? इसका मेन रीजन हम बताते हैं। देखो, ये है क्लोरीन और ये है फ्लोरीन। ठीक है, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है। फ्लोरीन का परमाणु आकार हम ऐसे मान लेते हैं, क्लोरीन का ऐसे मान लेते हैं। ओके, इन दोनों के बाइसंयोजी कोष में आपको पता है कि फ्लोरीन हो चाहे क्लोरीन, सबके बाइसंयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन का विन्यास NH2NP5, NH2NP5 होता है, यानी 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं हेलोजन के। NH2NP5 विन्यास होता है तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके बाइसंयोजी कोष में हम मानेंगे 4 5 6 7। इसके में इस तरह से लिखेंगे। तो देखो,
इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व यहां ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा, यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा दिख रहा है और यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व कम। ठीक है, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन का मतलब होता है आकार से। अब आकार इसमें किसका कम है, इसका आकार कम है, इसका आकार ज्यादा है। जिसका आकार कम होगा घनत्व ज्यादा होगा। ठीक है, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। आगे बात समझ में, इलेक्ट्रॉन घनत्व या ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मतलब होता है किसी भी परमाणु के, उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्य संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्य संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का एक और नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता आयनन विभव का बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्य संयोजी कोश में से, बाह्य संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्य संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अब इन दोनों में इलेक्ट्रॉन किसमें आसानी से जोड़ सकते हैं, देखो यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण। यहाँ प्रतिकर्षण ज्यादा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है तो इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ेंगे तो प्रतिकर्षण क्या कम होगा। अब देखो किसमें प्रतिकर्षण कम है, क्लोरीन में। इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर प्रतिकर्षण कम उत्पन्न हुआ, यहाँ फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ज्यादा प्रतिकर्षण हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। तो इसलिए यहां इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी प्रतिकर्षण के विरुद्ध फ्लोरीन में, जबकि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर प्रतिकर्षण कम होता है तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा बहुत ही कम खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी, बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी क्लोरीन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने से इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी और बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी, इससे इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या हो जाएगी, अधिक ऋणात्मक हो जाएगी। ओके, तो ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन, फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन का नाभिकीय आकर्षण बल है, नाभिकीय आकर्षण बल है या प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो ज्यादा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, आकार बड़ा है, जिससे इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे अधिक ऋणात्मक होती है। जहां तक है पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की ही होती है। ओके, तो इसका सफिशिएंट आंसर क्या है, क्लोरीन का आकार फ्लोरीन की तुलना में थोड़ा बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, जिससे उसके बायसोजी कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। ओके, नेक्स्ट अब ये देखेंगे कि फ्लोरीन F2 है, F ऊर्जा। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होते हुए भी ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्यों,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में सबसे ज्यादा आया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। F2 की F2 एक प्रबल ऑक्सीकारक है क्यों? F2 एक प्रबल ऑक्सीकारक है क्यों? F2 फ्लोरीन, फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक है क्यों? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं बता देता हूं, अमोनिया वाला। अमोनिया क्या है, प्रशीतक के रूप में इसलिए प्रयुक्त होती है क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और हाइड्रोजन बंध पाए जाने से वह द्रव अवस्था में संगुणित हो जाती है, और द्रव अवस्था में जो संगुणित होगी वो ज्यादा प्रशीतक का कार्य करेगी, यानी ठंडा करने का ज्यादा कार्य करेगी। ठीक है बेटा सूरज, नेट नहीं आ रहा है तो नेट हो सकता है वहां नहीं आ रहा हो या खर्च हो गया हो आपकी मोबाइल का, कोशिश कर लो दोबारा। F2 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है क्यों? तो इसका मुख्य कारण यह है कि F2 यानी F सिंगल बॉन्ड F की बंध वियोजन ऊर्जा कम होने के कारण, इसके दो कारण हैं। ठीक है, एक तो F सिंगल बॉन्ड F की बंध वियोजन ऊर्जा कम होती है, और बंध वियोजन ऊर्जा कम क्यों होती है? इसका मुख्य कारण है F का परमाणु आकार, फ्लोरीन का परमाणु आकार छोटा होने से इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। इसमें इसका आकार छोटा होने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण ज्यादा होने से जो फ्लोरीन पर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इस बंध को कमजोर कर देते हैं, यानी ये प्रतिकर्षण के कारण इस बंध को क्या कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं, ये बंध कमजोर हो जाता है, बंध कमजोर, और बंध कमजोर होने से इसकी बंध वियोजन ऊर्जा कम होती है। याद कर लो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब में, चारों में बंध वियोजन ऊर्जा F2 की ही सबसे कम होती है, क्योंकि फ्लोरीन का आकार कम होने से यह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण ज्यादा होने से ये F सिंगल बॉन्ड F का बंध है कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों फ्लोरीन को मुक्त कर देगा, दोनों फ्लोरीन को मुक्त कर देगा, तो प्रत्येक फ्लोरीन किसी दूसरे पदार्थ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, और किसी दूसरे पदार्थ से जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो उसका ऑक्सीकरण करेगी, तो इसलिए F2 प्रबल ऑक्सीकारक हो जाएगा, क्योंकि F सिंगल बॉन्ड F की बंध वियोजन ऊर्जा कम होने से ये बंध वियोजित हो जाएगा, दोनों फ्लोरीन मुक्त हो जाएंगे, और दोनों फ्लोरीन मुक्त हो जाएंगे तो दोनों फ्लोरीन किसी दूसरे पदार्थ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो दूसरे पदार्थ का ज्यादा ऑक्सीकरण करेंगे, इसलिए ये F2 प्रबल ऑक्सीकारक होगा। ठीक है, ये पहला कारण है इसका। दूसरा कारण इसका क्या है कि F2 की जलयोजन ऊर्जा बहुत उच्च होती है। दूसरा कारण क्या है, F2 की जलयोजन ऊर्जा उच्च होती है। जलयोजन ऊर्जा उच्च क्यों होती है? क्योंकि क्योंकि F का परमाणु आकार छोटा होता है, परमाणु आकार क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, ये F का परमाणु आकार क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए इसकी जलयोजन ऊर्जा उच्च होने से ज्यादा इसमें से ऑक्सीजन मुक्त होती है, और ज्यादा ऑक्सीजन जब जल में F2 को मिलाएंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन मुक्त होगी, तो ये प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करेगा। तो ये दो कारण याद कर लीजिए, F2 प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करता है, तो दो कारणों को याद कर लो, F सिंगल बॉन्ड F की बंध वियोजन ऊर्जा कम होने के कारण, और दूसरा F2 की जलयोजन ऊर्जा उच्च होने के कारण, ये दोनों ही कारण आपको याद करने हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। हाँ जी, आपने नोट कर लिया हो तो हम आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीकन विधि द्वारा कौन सी गैस का औद्योगिक निर्माण किया जाता है? डीकन विधि द्वारा कौन सी गैस का औद्योगिक निर्माण किया जाता है? उस अभिक्रिया समीकरण को लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीकन विधि द्वारा कौन सी गैस का निर्माण किया जाता है, उसका अभिक्रिया समीकरण लिखिए। अभिक्रिया समीकरण लिखो। ठीक है, तो देखिए इसका अभिक्रिया समीकरण कैसे लिखेंगे। डीकन विधि द्वारा हम
क्लोरीन गैस का निर्माण करते हैं। किसका? क्लोरीन गैस का। क्लोरीन गैस Cl2 का निर्माण करते हैं डीकन विधि द्वारा। याद कर लो, डीकन विधि इंपॉर्टेंट मेथड है। ओके, लाइव क्लास में सम्मिलित होने वाले बेटा गुरुदयाल सिंह डीकन विधि को याद करेंगे। डीकन विधि द्वारा हम किसका निर्माण करते हैं? क्लोरीन गैस का निर्माण करते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि डीकन विधि द्वारा कौन सी गैस का निर्माण किया जाता है? तो डीकन विधि द्वारा क्लोरीन गैस का निर्माण किया जाता है। अब क्लोरीन गैस का निर्माण कैसे किया जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हम क्या प्रभावित करेंगे जिससे इसका निर्माण हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन गैस प्रभावित करेंगे। कौन सी? ऑक्सीजन गैस। किसकी उपस्थिति में? कॉपर क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन गैस कॉपर क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रभावित करने पर क्लोरीन गैस का और जल का निर्माण होगा। इसे डीकन विधि कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें HCl में O2 गैस को कॉपर क्लोराइड CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, इसको कहते हैं डीकन विधि। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे डीकन विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? डीकन विधि। और डीकन विधि से क्लोरीन गैस का निर्माण किया जाता है, डीकन विधि कहते हैं। ठीक है, रिएक्शन इसकी इस प्रकार से होगी, HCl प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, ये उत्प्रेरक है CuCl2 उत्प्रेरक, और इससे Cl2 गैस का निर्माण होगा और जल बनेगा। समीकरण को संतुलित करना है, तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितनी है? 2 है। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो इससे पहले 2 लगाएंगे। 2 लगाने से हाइड्रोजन कितनी हो गई? 4 हो गई। यहाँ 4 लगा देंगे। 4 लगाने से क्लोरीन 4 हो गई, तो यहाँ Cl2 से पहले 2 लगा देंगे। ये क्लोरीन गैस का निर्माण हो रहा है डीकन विधि से। ओके, क्लोरीन गैस का निर्माण और CuCl2 कॉपर क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको जल्दी से लिखिएगा फटाफट। इसका टेम्परेचर 723 केल्विन है। जैसे टेम्परेचर याद नहीं रहे तो आप उपयुक्त ताप लिख दें। क्या लिख दें? उपयुक्त ताप। टेम्परेचर याद नहीं रहे तो उपयुक्त ताप लिख दें। इसको नोट करिएगा फटाफट। हाँ जी, आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं वो इस 2021 बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, और ये आगे वाले दोनों क्वेश्चनों को आप बिल्कुल छोड़िएगा मत, उनको जरूर कंठस्थ कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
अमोनिया की Cl2 गैस के साथ अभिक्रिया निम्न शर्तों में कराइए। NH3 के आधिक्य में Cl2 गैस के में वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसका मैं आंसर बता रहा हूं। NH3 गैस का क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ अमोनिया के आधिक्य में कराएंगे। आधिक्य यहाँ जब आधिक्य में रहेगा तो इससे क्या बनेगा, नौसादर बनेगा NH4Cl और नाइट्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, क्या बनेगा, नौसादर बनेगा और नाइट्रोजन गैस बनेगी। ओके, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि NH3 यहाँ लिख दें, ये आधिक्य में लिख दें, Cl2 लिख दें और यहाँ दोनों में खाली जगह छोड़ दें, ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करिएगा। अब इस समीकरण को हमें पहले वाले पॉइंट का आंसर देना है। तो अमोनिया के आधिक्य में जब अभिक्रिया करेगा तो अमोनिया के आधिक्य में अभिक्रिया करके नौसादर और क्लोरीन गैस बनाता है। ठीक है, अब समीकरण को संतुलित करना बड़ा ही कठिन होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लो, 83 याद कर लीजिए। 83 यानी यहाँ अमोनिया के 8 अणु लेंगे और क्लोरीन के 3 अणु लेंगे। 83, तो यहाँ अमोनिया देखिए कि यहाँ क्लोरीन कितनी हो गई भैया, क्लोरीन यहाँ 6 हो गई, तो यहाँ 6 लगा दो। 6 लगाने से यहाँ नाइट्रोजन 2 और 6 कितने हो गई, 8 हो गई। तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। ओके, तो अमोनिया के आधिक्य में क्या बनता है, नौसादर तथा नाइट्रोजन गैस बनती है, नाइट्रोजन गैस बनती है। ओके, बी, अगर क्लोरीन गैस के आधिक्य में अमोनिया अभिक्रिया करता है तो इससे विस्फोटक पदार्थ बनाता है। यहाँ क्लोरीन गैस आधिक्य में अभिक्रिया करता है, क्लोरीन गैस आधिक्य में, तो यहाँ क्या बनाता है, विस्फोटक गैस यानी नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड विस्फोटक पदार्थ बनाता है। और साथ में ही यहाँ HCl भी बनेगा। क्या बनेगा, HCl। इसको समीकरण को संतुलित करना है तो सीधा सीधा समीकरण संतुलित हो जाएगा। यहाँ 3 अणु ले लेंगे, क्लोरीन 6 हो गए, 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ ले लेंगे, तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो क्लोरीन गैस के आधिक्य में अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड विस्फोटक पदार्थ बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन बहुत ही इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट, इसको रट लेना भैया। ओके, जल्दी से नोट करिएगा। अभी लाइव क्लास होगी। अभी एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि क्लोरीन गैस की कास्टिक सोडा के साथ निम्न शर्तों में अभिक्रिया कराइए। ठंडे व तनु कास्टिक सोडा के साथ और गर्म व सांद्र कास्टिक सोडा के साथ। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन लिख लिया हो, आंसर लिख लिया हो, तो हम आगे चलें। लास्ट क्वेश्चन, क्लोरीन गैस की कास्टिक सोडा के साथ निम्न शर्तों में अभिक्रिया
पूर्ण कीजिए ए ठंडे व तनु कास्टिक सोडा के साथ बी गर्म व सांद्र कास्टिक सोडा के साथ। ठीक है, तो देखिए ठंडे व तनु कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो पहले वाले का आंसर क्या होगा, NaOH Cl2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो एक तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा नमक, और साथ ही सोडियम हाइपोक्लोराइट बनाएगा और जल बनाएगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनेगा और सोडियम हाइपोक्लोराइट, NaOCl का नाम क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपो और जल बनेगा। क्या बनेगा, जल। ठीक है, यहाँ NaOH के दो अणु लेंगे तो पहले वाले का आंसर ये रहेगा। ओके, बोर्ड एग्जाम में इसको खाली जगह में पूछ सकते हैं इन दोनों को। ठीक है, और जल ले सकते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कास्टिक सोडा ये कैसा है, ठंडा व तनु, ठंडा व तनु कास्टिक सोडा के साथ क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइट NaOCl बनता है और जल बनता है। ठीक है, बी पॉइंट, गर्म व सांद्र कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब क्या हुआ, पहले इसको लिखिए फिर उसकी दूसरी रिएक्शन बताते हैं। अगर आपने ये नोट कर लिया हुआ तो दूसरे वाले का आंसर हम नीचे लगा देते हैं। अगर गर्म व सांद्र कास्टिक सोडा के साथ क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराएं तो इसके साथ अभिक्रिया कराने से नमक तो बनेगा ही, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोरेट और बनेगा NaClO3 और बनेगा जल, NaClO3 सोडियम क्लोरेट, ये सोडियम क्लोरेट है, क्या है, सोडियम क्लोरेट, और NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, अब इस समीकरण को संतुलित करना है तो यहाँ इसको याद कर लो सीधे सीधे 63। कैसे याद करना है, 63, और ये कैसा है, गर्म व सांद्र, गर्म व सांद्र है। और यहाँ देखिए क्लोरीन यहाँ कितनी हो गई, 6 हो गई, सोडियम कितने हो गए, यहाँ 6 हो गए। तो सबसे पहले यहाँ ये देखते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ 6 हो रही है और हाइड्रोजन 6 हो रही है, तो यहाँ 3 लगाते हैं, 3 लगाने से यहाँ 3 ऑक्सीजन हो गई, 3 ऑक्सीजन हो गई, 6 ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, हाइड्रोजन पूर्ण हो गई, 3 दूनी 6। अब बात रही क्लोरीन की, तो क्लोरीन देखिए यहाँ हम 5 लगा देते हैं, 5 लगाने से क्लोरीन यहाँ 5 हो गई, एक क्लोरीन यहाँ हो गई, 6 क्लोरीन हो गई। ठीक है, और सोडियम 5 और एक सोडियम 6, यानी सोडियम कंप्लीट हो गया, क्लोरीन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट और जल, तो फिल इन द ब्लैंक्स में ये पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप छोड़िएगा मत, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये दोनों। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी कराया, वो भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन उसमें दे रखा है, दोनों को अच्छी तरह से कंटेस्ट कर लिएगा। पी ब्लॉक में से ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन इस आज की वीडियो का रहेगा कि अम्लों का राजा तथा अम्ल राज का संगठन बताइए और उपयोग बताइए। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे करके मुझे बताएं। ठीक है, अम्लों का राजा, अम्लों का राजा तथा अम्ल राज का संगठन बताएं तथा उपयोग बताएं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे करके बताएं। इस चैप्टर की लास्ट वीडियो रह जाएगी पार्ट 6 और ये पी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। पी ब्लॉक जैसे ही कंप्लीट होगा हम त्रिविम रसायन के कुछ टॉपिक रह गए लास्ट वाले, उनको कराएंगे और उसके बाद हम तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रिवीजन कराएंगे।
ठीक है। आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी? आपको अच्छी लगी हो तो आप ऐसा करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को, सबको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब पर शेयर करें। तो सूरज बोद्दा भैया ने बताया सल्फ्यूरिक अम्ल ये अम्लों का राजा है। सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लों का राजा है, वेरी गुड। ठीक है, लेकिन अम्लराज का संगठन बताइए। अम्लराज, अम्लराज का संगठन क्या होता है? अम्लराज का संगठन क्या होता है? अम्लराज को हम एक्वारेजिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वारेजिया। अम्लराज को हम एक्वारेजिया भी कहते हैं। अम्लराज, इसको एक्वारेजिया भी कहते हैं। एक्वारेजिया। ठीक है, यहां क्या होगा? HCl, HCl के 3 भाग। देखो H और Cl, H और Cl के कितने इसमें लेंगे? 3 भाग लेंगे। ऐसे याद कर लो, H और COL 3 हो गए। ऐसे याद कर लो, याद करने का तरीका। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के इसमें 3 भाग लेंगे, ठीक है, और नाइट्रिक अम्ल का HNO3 का 1 भाग लेंगे। ओके, HCl के 3 भाग, 3 भाग, और HNO3 का, नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग, 1 भाग। ठीक है, दोनों से मिलकर के बनता है क्या? अम्लराज या एक्वारेजिया। ओके, ध्यान रखना। और अम्लों का राजा अलग है। अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड, ये अलग है। ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ओके, ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। और ये अम्लराज एक्वारेजिया, ये 3 भाग, HCl के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भाग और नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग, इसको बोलते हैं अम्लराज। ओके, दोनों को नोट करिए, दोनों ये अलग अलग होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों ही। अब देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किसमें किया जाता है? उद्योगों में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। हर किसी यौगिक के संश्लेषण में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग उद्योगों में किसी भी पदार्थ के संश्लेषण में, किसी भी पदार्थ, या ऐसे कह सकते हैं अधिकांश पदार्थ के संश्लेषण में, अधिकांश पदार्थ के संश्लेषण में। ठीक है, प्रायोगिक प्रयोगों में भी सबसे ज्यादा इसका उपयोग करते हैं। और अम्लराज का उपयोग क्या है? इसका उपयोग क्या है? जो महंगी धातुएं हैं, उच्च गलनांक वाली धातुएं हैं और निष्क्रिय धातुएं हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, इनको गलाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, निष्क्रिय धातु, निष्क्रिय धातु जैसे सोना, Au, चांदी, Ag, तथा प्लेटिनम, Pt, को गलाने में, ठीक है, इनको गलाने में इसका उपयोग किया जाता है। निष्क्रिय धातु जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, इनको गलाने में किसका उपयोग करते हैं? हम अम्लराज या एक्वारेजिया का प्रयोग करते हैं। ओके, आज मैंने 17वां फैमिली यानी हैलोजन परिवार पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, 15, 16, 17 वर्ग कंप्लीट हो गए आपके पी ब्लॉक के। अब लास्ट वाला 18 वर्ग यानी एरोजन परिवार बचा है, उसकी लास्ट वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा आपको कल। पी ब्लॉक को 6 वीडियो में मैंने समेट के रख दिया है। आप अच्छी तरह से इनको पढ़ लो, इनसे आउट क्वेश्चन नहीं जाएगा बोर्ड एग्जाम में।
ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को प्रत्येक विद्यार्थी शेयर करें, कोरोना महामारी टाइम में सबको लाभ मिल जाए। लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सब्सक्राइब करने की कहें और शेयर करने की कहें। ओके प्यारे बच्चों, अभी फिलहाल हम लाइव क्लास से विदा लेते हैं। सबका दिन शुभ मंगलमय हो और आगे आप मेहनत करें। ओके बाय।